सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार कौन थे। देवरानी जेठानी की कहानी है, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार कौन थे, तो वो थे डॉक्टर गोपाल राय। देवरानी जेठानी की कहानी को लिखने वाले थे पंडित गौरीदत्त शर्मा और ये 1870 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है। आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है, तो वो माना है परीक्षा गुरु को। किसको माना है, परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु सन 1882 और ये लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। यहाँ पे आया है रानी केतकी की कहानी, ये उपन्यास है इंसा अल्लाह खां सन 1803 का है। देवरानी जेठानी की कहानी गौरीदत्त शर्मा सन 1870 और पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ये किसका है, ये भारतेंदु जी का उपन्यास है। किसका है, भारतेंदु जी का। अगला है चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए, जो चंद्रकांता उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 और ये किसका है, ये है देवकी नंदन खत्री जी का। चंद्रकांता उपन्यास है, ये किसका है, देवकी नंदन खत्री जी का। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था। प्रेमचंद से पूर्व जो लिखे गए हिंदी उपन्यास हैं उनका मूल उद्देश्य क्या था, तो मनोरंजन व सुधार था। क्या था, मनोरंजन एवं सुधार था। जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन, ये सभी प्रेमचंद युग के उपन्यासों का है। जबकि प्रेमचंद से पूर्व पूछा गया आपसे तो वो है मनोरंजन और सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी को सीखा था, तो वो कौन थे, देवकी नंदन खत्री जी। और देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जनक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है, जबकि देवकी नंदन खत्री जी को क्या माना जाता है, तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार माना जाता है। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित जो चंद्रकांता है वो किस प्रकार का उपन्यास है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चनों में, चंद्रकांता जो उपन्यास है उसका प्रकाशन हुआ था 1888 और ये एक तिलस्मी उपन्यास है। ठीक है। देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जनक कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है, और तिलस्मी उपन्यास था इनका चंद्रकांता जो 1888 को प्रकाशित हुआ था। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। बाबू देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार कहा जाता है। अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित कौन थे। देखिए, अंग्रेजी के जो जासूसी उपन्यासकार थे कौन, ऑर्थर कॉनन डॉयल, इससे कौन प्रभावित थे, वो थे गोपाल राम गहमरी, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत बाबू गोपाल राम जो गहमरी हैं इनको जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। और ये अंग्रेजी के किस जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित थे, तो ये थे ऑर्थर कॉनन डॉयल से। जासूसी उपन्यासों में प्रधानता रही है, किसकी रही है, जो जासूसी उपन्यास है इसमें किसकी प्रधानता रही है, तो वो रही है घटना की। ठीक है। जासूसी उपन्यासों का जनक किसको कहा जाता है, तो बाबू गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन से हैं, तो देखिए किशोरीलाल जो गोस्वामी हैं उनके उपन्यास सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र और शाही महल सरा, ये सभी उपन्यास किसके हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन सा है, तो देखिए आपसे पूछा है कि जो निम्नलिखित उपन्यासकार दिए गए हैं, गंगा प्रसाद गुप्त जी, देवकी नंदन खत्री जी, गोपाल राम गहमरी, इनमें से जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो कौन है, तो देखिए जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो हैं गंगा प्रसाद गुप्त जी। कौन है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद गुप्त जी। जबकि देवकी नंदन खत्री जी हैं, ये हैं तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक, और जो गोपाल राम गहमरी हैं इन्हें जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है, तो देखिए जो नन्ही है ये क्या है, देवरानी जेठानी कहानी है। जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी नाम से उपन्यास है, ये कहानी नहीं है, और इसका पात्र है कौन, नन्ही। गोबर मेहता ये गोदान के पात्र हैं। हरिया भी किसका पात्र है, हरिया हीरा था, हरिया नहीं था। ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की अंतर वस्तु क्या है, तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण, बिल्कुल ठीक। पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना, ये दोनों ही ऑप्शन हैं, बिल्कुल ए और बी। परीक्षा गुरु उपन्यास के केंद्र में क्या है, तो
परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है मदन मोहन। ठीक है, अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास में व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक रूप में किसको जाना जाता है? तो वहीं आते हैं लाला मदन मोहन। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो ये है लाला श्रीनिवास दास जी का, सन 1882 का। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का नहीं है? गबन है, प्रेमाश्रम है, कायाकल्प है, मयंक मोहिनी नहीं है। गबन इनका सन 1931 का उपन्यास है, प्रेमाश्रम 1922 का उपन्यास है और कायाकल्प इनका सन 1926 का उपन्यास है। प्रेमचंद जी के जो सभी उपन्यास हैं उनको आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रेमचंद जी के उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? तो देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इन्होंने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया है? तो ये क्या है, इन्होंने सेवा सदन में। ठीक है, कब का है सेवा सदन इनका? सन 1918 का है। गबन है 1931 और कर्म भूमि है इनका सन 1932। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? दोबारा से सुनेंगे क्वेश्चन। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी, पहले वाला क्वेश्चन भी क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास से विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया? तो वो है सेवा सदन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। दहेज प्रथा विवाह से संबंधित है, कुलीनता का प्रश्न पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में हैं? तो वो है सेवा सदन में। सेवा सदन इनका सन 1918 का है। निर्मला सन 1927 का है। गबन 1931 है और रंगभूमि इनका सन 1932 का उपन्यास है। ठीक है, सॉरी, रंगभूमि 1925 का है, कर्मभूमि है 1932 का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जिसमें बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है? और ये क्वेश्चन है 19 और इसमें है निर्मला। निर्मला सन 1927 का है, इसमें बेमेल विवाह की घटना को प्रदर्शित किया गया है। और गोदान इनका अंतिम उपन्यास है, सन 1936 अंतिम पूर्ण उपन्यास है। और इनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। प्रेमाश्रम है, ये सन 1922 का ग्रंथ है, उपन्यास है, सॉरी। निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है, आपसे पूछा गया है इसमें जो हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो है कर्मभूमि। ठीक है, रंगभूमि सन 1925 है और कर्मभूमि सन 1932 है। ठीक है, सेवा सदन 1918 जिसमें विवाह से जुड़ी हुई समस्या है, और गोदान ये सन 1936 जो इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जीपी श्रीवास्तव, ये सभी इनके समकालीन उपन्यासकार हैं, लेकिन गोपाल राम गहमरी इनके समकालीन उपन्यासकार नहीं हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार कौन है? तो देखिए, चतुरसेन शास्त्री यहाँ आए हैं, चतुरसेन शास्त्री यहाँ भी आए हैं। तो चतुरसेन शास्त्री हैं वो इनके समकालीन उपन्यासकार थे, जबकि जैनेन्द्र, गोपाल राम गहमरी और अज्ञे ये इनसे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हुआ था? देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका कौन सा उपन्यास है जो पूरा नहीं हो चुका? पूरा नहीं हुआ कौन सा था? इरावती था। ठीक है, कौन सा था? इरावती, जो सन 1934 का है और ये इनका अधूरा उपन्यास है। जबकि तितली है ये भी सन 1934 का है और ये ग्रामीण जो कृषक जीवन है और भारतीय नारी का चित्रण किसमें हुआ? तितली में हुआ है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो तितली उपन्यास है ये कब का है? तो सन 1934 का है और इसमें क्या है? ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का इसमें चित्रण हुआ है। अगला है ये कंकाल। कंकाल सन 1929 का है और इसमें क्या दिया गया? इसमें अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, जो अवैध संतानें होती हैं उनकी यथार्थवादी कहानी किसमें है? कंकाल में है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे थे, पहला कंकाल, दूसरा तितली और तीसरा लिखा था इन्होंने इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। देखिए, आगे दिया गया है कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास है? तो वही आंसर आ गया जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, कंकाल कब का? 1929 और तितली कब का? सन 1934 का है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जिसमें प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? तो वो है कंकाल। कब का है? सन 1929। और इसमें क्या है? अवैध संतान है उनकी यथार्थवादी कहानी है। तितली इनका सन 1934 का है, जिसमें ग्रामीण जो कृषक जीवन है और भारतीय नारी का चित्रण इसमें किया गया। इरावती 1934 इनका अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया? तो ये है भिखारिणी। भिखारिणी उपन्यास किसका है? तो ये है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का। माँ भी किसका है? तो माँ भी है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का। सोमनाथ किसका है? तो सोमनाथ है चतुरसेन शास्त्री जी का। और गबन है ये प्रेमचंद जी का। ठीक है, देखिए चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हुए हैं? तो वो है वैशाली की नगरवधु। कौन सा है? वैशाली की नगरवधु। वयम रक्षा में है सोना और खून, सोमनाथ। ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास हैं चतुरसेन शास्त्री जी के। और वैशाली की नगरवधु है, इसमें क्या है? वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ये एक साथ उपस्थित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आपसे पूछा गया है जो ऐतिहासिक कथा है उसको आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वो है सोमनाथ। और ये सोना और खून, वयम रक्षा में है सोमनाथ, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री जी के। अगला क्वेश्चन है, विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार उपन्यासों के रचनाकार कौन है? क्या है? विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार उपन्यासों के रचनाकार कौन है? तो वो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी। देखिए यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप नारायण शुक्ल, प्रताप नारायण गुप्ता। देखिए प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी, तो आपको प्रताप नारायण याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको याद रखने का प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी। ठीक है, वेश्यावृत्त को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी का उपन्यासकार कौन है? आपसे पूछा गया जो वेश्यावृत्त है उसको अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी उपन्यासकार कौन है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। अगला क्वेश्चन है, फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है? तो देखिए जो विराटा की पद्मिनी है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया है? देखिए निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने अपने उपन्यासों में भावुकता और काव्यात्मकता का समावेश किया है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता क्या है? विविधता एवं शिल्पगत नवीनता, ऐतिहासिकता एवं नवीनता, आंचलिकता एवं नवीनता। तो देखिए इसमें आएगी विविधता और शिल्पगत नवीनता। आपसे पूछा प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता, तो आएगी विविधता और शिल्पगत नवीनता, जबकि ऐतिहासिकता एवं नवीनता, आंचलिकता एवं नवीनता ये आएगी प्रेमचंद युगीन उत्तरोत्तर, इनके बाद का जो उपन्यास आता है उनमें। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? क्या पूछा है? इनमें से कौन से उपन्यासकार हैं जिन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो वो हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने की कोशिश की है अपने उपन्यासों में। गोदान में चित्रित किया गया है, क्या किया गया है? शहरी जीवन व वहाँ की संस्कृति को, ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को, शहरी व ग्रामीण दोनों ही संस्कृति को। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर आएगा। इन्होंने शहरी व ग्रामीण दोनों ही संस्कृति को प्रस्तुत किया है। शहरी में आपको पता ही होगा मेहता जी हैं, मालती है, मिस्टर खन्ना हैं, ये सब आएंगे। और जो ग्रामीण में है गोबर, झुनिया, सोना, हीरा, होरी, धनिया, ये पात्र आएंगे। गोदान उपन्यास के केंद्र में क्या है? आपसे पूछा गया है गोदान उपन्यास है उसका केंद्र बिंदु क्या था? तो वो थी गाय की लालसा।
क्या थी? किसान की समस्या नहीं बताएंगे आप, अपमान की समस्या नहीं। यहाँ पे केंद्र क्या है गोदान का? तो वो है गाय की लालसा। क्योंकि जब भी होरी है वो कुछ भी कमा के लेके आता है या फिर किसी में भी उसको मतलब फायदा होता है तो वो हमेशा ही गाय लेने की सोचता है और अंतिम भी उसका गाय दान मांगा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? आपसे पूछा गया है कि जो मजदूरी करना है वो कोई पाप तो नहीं है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। ये कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये गोदान से संबंधित है। देखिए, आप याद रखेंगे गोदान में किस पात्र का है? तो ये होरी का कथन। ठीक है, किसका है? होरी का कथन है। क्योंकि जब उनकी ज़मीन है वो गिरवी रख दी जाती है और ज़मीन दाता दिन के द्वारा ले ली जाती है तो वहाँ पे वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब वो धनिया से कहते हैं कि मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाए और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो बोलते हैं। ठीक है, एक ज़मीन अपनी, ये किसका है? तो ये चित्रा मुग्दल जी का है। अपार्थ कमल कुमार जी का है और बाबा बटेश्वर नाथ, ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। किसका? नागार्जुन जी का। अगला है, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच है न मर्जाद की चिंता है, सुख को दुबला करके तब कोई मोटा होता है। यह मोटा होना तो बेहयाई है, सुख तो तब होता है जब सब मोटे हों। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो ये भी किससे हैं? गोदान से। ठीक है, अगला है, गांव क्या था? पूर्वा या 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो देखिए, गांव क्या था? गांव क्या था? पूर्वा या 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के घर थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? आपसे पूछा गया है आधे अधूरे, गोदान, चंद्रगुप्त, शेखर एक जीवनी। तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपके गोदान से। ठीक है, अगला है, जिनेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है। किसका? सामाजिक सुधार का, पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का, कृषकों की समस्या, काम पीड़ा व अहम का समर्पण। तो देखिए, यहाँ पे आंसर आएगा पात्रों की जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं और उनका अंतर्द्वंद है, इनका सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किसने किया है? जिनेंद्र कुमार जी ने किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों में नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जिनके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जिनेंद्र जी के उपन्यासों को। अगला है, लज्जा, सन्यासी और पर्दे की रानी उपन्यासों के रचनाकार कौन है? ईलाचंद्र जोशी जी हैं। ठीक है, लज्जा कब का है? सन 1929 का है। ठीक है, सन्यासी कब का है? सन 1941। और जो पर्दे की रानी है ये वेश्याओं की समस्या पर आधारित है। और किसके उपन्यास हैं ये? ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईलाचंद्र जोशी की नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो ईलाचंद्र जोशी की नहीं है? जिप्सी भी इन्हीं की है, सुबह के फूल भी है, जहाज का पंछी भी है, विवर्त इनकी रचना नहीं है। तो आपसे पूछा जाए विवर्त रचना किसकी है? विवर्त उपन्यास किसका है? तो ये विवर्त उपन्यास है जिनेंद्र जी का। किसका है? जिनेंद्र जी का। सन 1953 का है। ठीक है, कब का? सन 1953 का। यहाँ पे तो जो आपके ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास आए हैं उनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। विवर्त जिनेंद्र जी का सन 1953 का है। जिप्सी कब का है? तो याद रखेंगे सन 1952 का है। जहाज का पंछी सन 1954। सुबह के भूले सन 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास है जिसमें आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है? तो वो है सन्यासी। किसका है ये? देखिए, लज्जा, मुक्तिपथ, जिप्सी, सन्यासी, ये सभी उपन्यास ईलाचंद्र जोशी जी के। ठीक है, किसके हैं? ईलाचंद्र जोशी जी के। और इसमें पूछा गया है कि जो आत्मकथात्मक शैली है उसमें लिखा गया उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी जी का सन्यासी। लज्जा कब का है? तो सन 1929 का है, याद रखेंगे। मुक्तिपथ कब का है? तो सन 1948 का है। उसके बाद में है जिप्सी
ये कब का है तो सन 1952, और सन्यासी कब का है तो सन 1941 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी और मुक्ति बोध। तो देखिए जो मुक्ति बोध है ये इनकी रचना नहीं है। मुक्ति बोध किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना मुक्ति बोध नहीं है। मुक्ति बोध किसकी रचना है? तो मुक्ति बोध है जिनेंद्र जी की। किसकी है? जिनेंद्र जी की। देखिए मुक्ति बोध किसकी रचना है? जिनेंद्र जी की। कब की है? तो याद रखेंगे सन 1965 की है। जबकि नदी के द्वीप सन 1951 है। अपने अपने अजनबी ये सन 1961 है। और शेखर एक जीवनी इनका 2 भागों में है और ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। और इसका प्रथम भाग 1941 और द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। अज्ञे ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? आपसे पूछा गया है कि अज्ञे हैं, इन्होंने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? तो ये किया है सहज भावनाओं का, दमित भावनाओं का, यौन प्रवृत्तियों का और काल्पनिकता का। तो यौन प्रवृत्तियों का किया है, क्योंकि जो अज्ञे है इनका जो उपन्यास है इसमें यौन प्रवृत्तियों का चित्रण हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए जो अज्ञे के उपन्यास हैं वो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैं और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखने वाले थे अज्ञे जी। और जो मनोविश्लेषणात्मक जो होता है वो काम प्रवृत्ति के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, और ये देने वाले कौन थे? फ्राइड साहब थे। ठीक है, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है तो वो है शेखर एक जीवनी। अपने अपने अजनबी सन 1961 है। नदी के द्वीप सन 1951 और जो शेखर एक जीवनी है ये सन 1941 और 44 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। और ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। कौन सा? शेखर एक जीवनी। और किसका है ये? तो अज्ञे जी का है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है? देखिए जो अज्ञे हैं उनका व्यक्तिवादी जो जीवन दर्शन है वो किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है? तो वो है शेखर एक जीवनी। काफी बार आ गया है। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1941 और दूसरा भाग 1944। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? देखिए जो मृत्यु से साक्षात्कार है उसका विषय किस उपन्यास को बनाया गया? तो वो है अपने अपने अजनबी। किसका है? अज्ञे जी का, सन 1961 का। और नदी के द्वीप ये भी अज्ञे जी का है, सन 1951। शेखर एक जीवनी सन 1941 में पहला भाग और दूसरा भाग सन 1944 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविशेषक उपन्यासकार नहीं है? आपसे पूछा है कि मनोविशेषक जो उपन्यासकार वो कौन नहीं है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, कौन नहीं है? मुंशी प्रेमचंद जी। जबकि इलाचंद्र जोशी, अज्ञे जी और जिनेंद्र जी ये सभी मनोविश्लेषक उपन्यासकार थे। ठीक है, भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वो है झूठा सच। और किसका है ये? यशपाल जी का। किसका है? यशपाल जी का। देखिए आप मेरी बातों को सुनेंगे, लिखने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, झूठा सच किसका है? यशपाल जी का। कब का है? तो देखिए इनका पहला भाग है वतन और देश सन 1958 का और दूसरा भाग है देश का भविष्य सन 1960। दादा कामरेड किसका है? तो दादा कामरेड भी किसका है? यशपाल जी का है। कब का है? तो सन 1941 का है। दिव्या कब का है? सन 1945 और अमिता है सन 1956। अगला क्वेश्चन है, यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? आपसे पूछा गया है जो यशपाल जी हैं इन्होंने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? तो वो है दादा कामरेड। क्या है? दादा कामरेड। कब का है? तो देखिए दादा कामरेड है सन 1941। यहाँ पे इनका अन्य उपन्यास है वो पार्टी कामरेड है, वो सन 1946 का है। और 12 घंटे इनका सन 1964 का है। और देशद्रोही इनका सन 1943 का है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो भैरव प्रसाद गुप्त का है? वो है सती मैया का चोरा। क्या है? सती मैया का चोरा। और कब का है? सन 1959 का है। यहाँ पे दिया गया है महाकाल। महाकाल किसका है? तो ये सन 1947 अमृतलाल नागर जी का है। किसका है? अमृतलाल नागर जी का। उसके बाद में नई पौध ये सन 1953 है और किसका है? नागार्जुन साहब का है। ठीक है,
और उसके बाद में है रतिनाथ की चाची, ये भी नागार्जुन जी का है। कब का है तो ये भी याद रखेंगे, सन 1948 का है। रतिनाथ की चाची है, इसमें नारी शोषण की समस्या, नारी शोषण है उसकी समस्या को चित्रण किया गया है, ठीक है। और ये रतिनाथ की चाची किसका है, नागार्जुन जी का। नई पौध भी नागार्जुन जी का। महाकाल है ये अमृतलाल नागर का, सन 1947। सती मैया का चोरा सन 1959 भैरव प्रसाद गुप्त जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति की। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों व भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, तो वो किसने की है, वो की है आपके भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। किसने की है, भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कथानक के द्वारा भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है, तो वो है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जिसके कथानक के द्वारा भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है, तो वो है बूंद और समुद्र, ठीक है। क्या है, बूंद और समुद्र। अमृत और विष कब का है, सन 1966 का है। बूंद और समुद्र कब का है, सन 1956। और महाकाल 1947। और आपका मानस का हंस है सन 1972, ठीक है। अगला है, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है, तो देखिए जो अमृतलाल नागर हैं उनका जीवनी परक उपन्यास कौन सा आएगा, तो वो आएगा मानस का हंस। किसकी जीवनी लिखी थी, यहाँ पे तुलसीदास जी के जीवन के बारे में लिखा गया है। किसमें, मानस का हंस में। कब, सन 1972। खंजर नैन सन 1981 है, ठीक है। और बूंद और समुद्र है ये कब का है, सन 1956। और महाकाल 1947। ये सभी उपन्यास, ये भी और ये भी सभी किसके हैं, अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। अगला है, सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यास में किया गया, तो वो है खंजर नयन में, ठीक है। अमृतलाल नागर जी ने खंजर नयन है ये सन 1981 में लिखा था इन्होंने। और इसमें सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यास में किया गया, तो वो है खंजर नयन। शतरंज की मोहरें दोबारा से लगा देते हैं। ये सभी उपन्यास किसके हैं, तो ये हैं आपके अमृतलाल नागर जी के। शतरंज की मोहरें कब का है, तो सन 1959 का है। सुहाग के नुपुर कब का है, तो ये सन 1960 का है। खंजर नयन 1981 और मानस का हंस सन 1972। खंजर नयन में सूरदास जी की जीवनी और मानस का हंस में तुलसीदास जी की जीवनी। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे किंतु उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर ज्यादा हुई है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं लेकिन उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर ज्यादा हुई है, तो वो है वृंदावन लाल वर्मा जी। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा जी। देखिए, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास हैं। किसके हैं, तो ये हैं वृंदावन लाल वर्मा के, ठीक है। किसके हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी के। विराटा की पद्मिनी कब का है, तो सन 1936 का है। झांसी की रानी कब का है, तो सन 1946 का है। कचनार कब का है, तो सन 1947 का है। और आपका मृगनयनी कब का है, तो सन 1950 का है, ठीक है, याद रख लेंगे। माधोजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है, तो देखिए जो माधोजी सिंधिया है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। माधोजी सिंधिया कैसा उपन्यास है, तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में 6वीं-7वीं शती में पतनोन्मुख भारत की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म और सजीव रूप में हुआ है, तो वो कौन सा है, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख दोनों में ही हुआ है, ठीक है। किस में हुआ है, बाण भट्ट की आत्मकथा में भी हुआ है और चारुचंद्र लेख में भी हुआ है। यहाँ पे जो जय युद्धे उपन्यास है ये सन 1944 का है। और किसका है ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का। जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख ये दोनों ही उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी बार क्रम लगाव में आए हैं। हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, बाण भट्ट की आत्मकथा ये सन 1946 का इनका पहला उपन्यास है। चारुचंद्र लेख ये इनका सन 1963 का है। उसके बाद में आप सुनेंगे, सुनने के ऊपर ध्यान देंगे, पुनर्नवा क्या है, पुनर्नवा
ये इनका सन 1973 का है। और अनाम दास का पोथा सन 1976 इनका अंतिम उपन्यास है। 4 उपन्यास लिखे थे इन्होंने, बहुत ही महत्वपूर्ण। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राहुल सांकृत्यायन से है? तो देखिए, जय योद्धे का संबंध है वो किससे है? राहुल सांकृत्यायन से। अभी हमने आपको बताया था सन 1944 में प्रकाशित हुआ था जय योद्धे, और ये किसका उपन्यास है? ये है राहुल सांकृत्यायन जी का। यहाँ पे दिया गया है जय योद्धे किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। ये आंसर आएगा यहाँ पे। मुर्दों का टीला किसका है? तो मुर्दों का टीला है सन 1948 रांगे राघव जी का। ठीक है, देखिए जो रांगे राघव जी हैं इन्होंने मुर्दों का टीला किससे संबंधित है? ये तो देखिए जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है और उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है क्या? मुर्दों का टीला। लिखने वाले कौन थे? रांगे राघव साहब थे। कब? सन 1948। नई पौध सन 1953 है। और किसका है ये? नागार्जुन जी का। ठीक है, नई पौध किसका है? सन 1953 नागार्जुन जी का उपन्यास है। अगला है सिंह सेनापति और जय योद्धे उपन्यास किसके संघर्ष से संबंधित है? आपसे पूछा गया है जो सिंह सेनापति है और जो जय योद्धे उपन्यास है ये किसके संघर्ष से संबंधित हैं? तो एक बात तो याद रखेंगे आप, जो जय योद्धे और सिंह सेनापति हैं ये दोनों ही उपन्यास किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन जी के। और दोनों का प्रकाशन ये सन 1944 है। और ये लिच्छवी गण और योद्धे गण से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिच्छवी गण और योद्धे गण से संबंधित है। ठीक है, सिंह सेनापति है ये लिच्छवी गण से है और जय योद्धे है ये योद्धे गण से संबंधित है। और ये दोनों ही उपन्यास सन 1944 किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध रांगे राघव से है? तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला संबंध किससे है? रांगे राघव का। कब का है? सन 1948 का। अगला है अंधेरे के जुगनू। देखिए, अंधेरे के जुगनू भी रांगे राघव का है। और यशोधरा जीत गई ये भी किसका है? रांगे राघव का। अंधेरे का जुगनू कब का है? सन 1953 का। और यशोधरा जीत गई इसमें क्या है? गौतम बुद्ध से संबंधित है ये उपन्यास। तो ये सभी आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, क्या आएगा? ये सभी उपन्यास किसके हैं? रांगे राघव जी के। मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू और यशोधरा जीत गई। अगला है, मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो वो है मुर्दों का टीला में। किसमें हुआ है? मुर्दों का टीला। किसका उपन्यास है ये? इस बात को भी याद रखेंगे। तो सन 1948 का उपन्यास है ये रांगे राघव का। जब काली घटाएंगे ये भी रांगे राघव सन 1958 का है। और यशोधरा जीत गई और महायात्रा का था ये भी रांगे राघव जी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से जो कौन सा उपन्यास है इसमें बौद्ध युग को आधार बनाया गया। तो ये है यशोधरा जीत गई, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो ये बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया है। और अंधेरे में जुगनू सन 1953 है, ये किसका? रांगे राघव जी का। मुर्दों का टीला सन 1948 और जय योद्धे किसका है? सन 1944 किसका है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन जी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? तो देखिए, जो मेला आंचल है सन 1954 किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ये एक आंचलिक उपन्यास है। जबकि जो पार्टी कामरेड है ये किसका है? तो पार्टी कामरेड है किसका? यशपाल जी का। ठीक है, पार्टी कामरेड किसका है? यशपाल जी का। और कब का है? तो सन 1946 का है। दिव्या किसका है? दिव्या 1945, ये भी यशपाल जी का है। और मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। और ये सन 1999 का है। सुरेंद्र वर्मा जी का सन 1993 का है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मिथिला के जनजीवन की कथा को आधार बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जिसमें मिथिला के जनजीवन को आधार बनाया गया है? तो वो है रतिनाथ की चाची। क्या है? रतिनाथ की चाची। देखिए, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची, ये सभी उपन्यास नागार्जुन जी के हैं। बलचनामा इनका सन 1952 का है। रतिनाथ की चाची उनका 1948 का उपन्यास है। और बाबा बटेश्वर नाथ इनका सन 1954 का उपन्यास है। देखिए, बाबा बटेश्वर नाथ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो बाबा बटेश्वर नाथ है सन 1954 में ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। और इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष दर्शाया गया। ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ में क्या है? बाबा बटेश्वर नाथ है, इसमें जो बरगद का वृक्ष है उसको बचाने के लिए किसानों का संघर्ष इसमें दिखाया गया। मिथिला के सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को किस उपन्यास में के माध्यम से दिखाया गया? आपसे पूछा गया है जो मिथिला के जो सौराठ मेला है उसके द्वारा जो सौराठ मेले हैं, मेले के द्वारा
बेमेल विवाह को किस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया गया है? तो वो है नई पोत। ठीक है, कौन सा है? नई पोत। कब का है ये, किसका है? तो याद रखेंगे ये है नागार्जुन जी का। कब का है? तो सन 1953 का। बलचनामा सन 1952, ये भी नागार्जुन जी का। और वरुण के बेटे, ये भी नागार्जुन जी का, सन 1957 का है। ठीक है, देखिए वरुण के बेटे सन 1957। उपन्यास किसके जीवन से संबंधित है? तो ये किसके जीवन से संबंधित है? तो ये है मछुआरों के जीवन से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? मछुआरों के जीवन से संबंधित है वरुण के बेटे उपन्यास। निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? ये भी याद रखेंगे, ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो आंचलिक उपन्यास नहीं है? तो है मंजिल से दूर। कौन नहीं है? मंजिल से दूर। जबकि सागर, लहरें और मनुष्य, ये सन 1955। और किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का, ये भी आंचलिक उपन्यास है। कब तक पुकारूं, रांगे राघव, सन 1957, ये भी आंचलिक उपन्यास है। बलचनामा सन 1952, नागार्जुन जी, ये भी आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, जबकि मंजिल से दूर ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार कौन है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं? तो वो हैं कौन? धर्मवीर भारती। ठीक है, यशपाल किस प्रकार के हैं? मनोविश्लेषणात्मक। देवकीनंदन खत्री, तिलस्मी और अय्यारी। गोपाल राम भैमरी, जासूसी उपन्यासकार। एक इंच मुस्कान उपन्यास किसके संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है? तो देखिए राजेंद्र यादव और मनु भंडारी, मतलब दोनों ये पति पत्नी हैं और इनके द्वारा सन 1963 में लिखा गया एक इंच मुस्कान नामक उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास कौन सा है? आपसे पूछा गया है जो युवा पीढ़ी है उसकी दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो वो है कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का, सन 1980 का है। कसब 1982 और आपका मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, सन 1993। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका कुरु कुरु स्वाहा, जो युवा पीढ़ी है उसकी दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्यवादी उपन्यासकार नहीं है? तो देखिए जो आगे जी हैं ये साम्यवादी उपन्यासकार नहीं हैं। आपसे पूछा गया कि साम्यवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? तो आगे जी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जबकि यशपाल, नागार्जुन और भैरव प्रसाद गुप्त साम्यवादी उपन्यासकार। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास का। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? आज्ञा जी का। इसका प्रथम भाग सन 1941 और द्वितीय भाग सन 1944 में प्रकाशित हुआ था और ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र नहीं है। सरस्वती, शांति, शारदा, मोहिनी। तो देखिए मोहिनी इसकी पात्र नहीं है। अगला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के बचपन का चित्रण है, शेखर की युवावस्था का चित्रण है, शेखर की मृत्यु से पूर्व की स्थिति का चित्रण है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे आंसर आएगा उपरोक्त सभी का चित्रण है शेखर एक जीवनी उपन्यास में। ठीक है, शेखर एक जीवनी है ये दो भागों में बांटी गई थी। पहला भाग 1941 और दूसरा भाग सन 1944। अगला क्वेश्चन है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? आपसे पूछा गया है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा से। देखिए जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कब का है? तो सन 1946 का है। गोदान किसका है? प्रेमचंद जी का, सन 1936। दिव्या किसका है? यशपाल जी, सन 1945। और आपका बंटी किसका है? तो ये है मन्नू भंडारी, सन 1972 का। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली कौन सी है? आपसे पूछा गया जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इस उपन्यास की शैली कौन सी है? तो आत्मकथात्मक शैली है। कौन सी है? आत्मकथात्मक शैली। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में द्विवेदी जी ने किस ग्रंथ को आधार बनाया? तो हर्षचरित को बनाया। देखिए कादम्बरी, पार्वती परिणय और भूषण भट्ट ये सभी किसके हैं? बाणभट्ट जी के ही उपन्यास हैं, ये ग्रंथ है सॉरी। और ये बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने वाले कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, और बाणभट्ट की जो
बाणभट्ट के उपन्यास ग्रंथ है हर्षचरित, उसको आधार बनाया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और फिर लिखा था बाणभट्ट की आत्मकथा। याद रखेंगे, ये आत्मकथा नहीं है, ये एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946, चारू चंद्रलेख सन 1953, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा सन 1976। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य क्या है? नारी सम्मान की रक्षा करना, बाणभट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करना, इतिहास का वर्णन करना। देखिए, इतिहास का वर्णन करना इसका उद्देश्य नहीं है, ये है नारी सम्मान की रक्षा करना, क्योंकि वो निपुणिका की रक्षा करता है। वहाँ पे निपुणिका नहीं, न्यूनिया का नाम ही निपुणिका है और निपुणिका का नाम ही न्यूनिया है, लेकिन भट्टनी की करता है वो। ठीक है, नारी सम्मान की रक्षा करता है और बाणभट्ट के चरित्र पर जो लगे लांछन है उसको दूर करता है। मेला आंचल में किस गांव की कथा का वर्णन है? तो देखिए, जो मेला आंचल है इसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है। शिवपालगंज, तो ये जो यशपाल जी का छोटा सच है उसमें शिवपालगंज का वर्णन हुआ, जबकि यहाँ पे आंसर आएगा मेरीगंज। मेला आंचल किसका उपन्यास है? तो मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास, जो सन 1954 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मेला आंचल उपन्यास में अंचल की सुंदरता और कुरूपता का वर्णन किया गया। ठीक है, मेला आंचल है, इस उपन्यास में अंचल है उसकी सुंदरता का भी वर्णन है और कुरूपता का भी वर्णन किया गया। मेला आंचल किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला, मेला आंचल उपन्यास के नायक के रूप में किसको चित्रित किया गया? वहाँ के आंचल को और प्रमुख पात्र को। देखिए, वहाँ का जो आंचल है उसको प्रमुख पात्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रमुख पात्र वहाँ पे नहीं प्रदर्शित किया गया, जबकि मेला आंचल है वहाँ पे आंचल को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेला आंचल से संबंधित है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है जो मेला आंचल से संबंधित है, तो वो है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है? तो वो क्या है? आर्थिक समस्या को। ठीक है, उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या का चित्रण किया है? तो वो है आर्थिक समस्या। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए, यह उपन्यास 2 भागों में बांटा गया, बिल्कुल ठीक है। झूठा सच है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वतन और देश, जो 1958, और दूसरा है देश का भविष्य सन 1960। उपन्यास में विभाजन की त्रासदी का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। यह उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है, यही गलत है, यही आपका आंसर रहेगा। यह उपन्यास पूर्व निर्मित बंधे बंधाए औपन्यासिक ढांचे से भिन्न है, बिल्कुल ठीक। तो देखिए, आपका A, B और D ठीक है, जबकि यहाँ पे पूछा गया गलत, तो गलत आएगा आपका C ऑप्शन। अगला है, झूठा सचपाल उपन्यास के केंद्र में कौन है? तो देखिए, जो झूठा सच उपन्यास है उसके केंद्र में थे कौन? न जयदेवपुरी है, न तारा है, न कनक, क्योंकि उपन्यास का केंद्र है विभाजन। ठीक है, क्या है? विभाजन। इस प्रकार से आप इनके पात्र देखकर ये नहीं लगाएंगे कि पात्र आएंगे, नहीं, क्योंकि झूठा सच है वो विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, विभाजन है इसमें। मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किस रूप में चित्रित किया गया? महान विचारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सहज मानव के रूप में, यही आंसर आएगा। सहज मानव के रूप में वहाँ पे चित्रित किया गया। मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? भक्तिकालीन परिस्थितियों का चित्रण, तुलसीदास जी के जीवन का चित्रण, यही आंसर आएगा। मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय है तुलसीदास के जीवन का चित्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानस का हंस का पात्र नहीं है? मैना कहारिन, रत्ना जो तुलसीदास जी की पत्नी है, राजा भगत, हंसा, तो हंसा नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता क्या है? मानस के हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता है पतिव्रता नारी है, वाक्पटुता है, ज्योतिष ज्ञानी है, ये सभी, तो ये सभी आएगा। मानस का हंस उपन्यास की भाषा कौन सी है? यथार्थपरक है, पात्रानुकूल है, देश काल की स्थिति के अनुकूल है, उपरोक्त सभी, तो आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी। मानस का हंस किसका है? तो मानस का हंस है आपका अमृतलाल नागर जी का सन 1972 का उपन्यास, और ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है।
अपने साहित्य के माध्यम से भीष्म साहनी ने किसका आह्वान किया है? सामाजिकता का, सामाजिक विषमता को बढ़ाने का, सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो देखिए, जो पंजाब में हुए जो भयानक सांप्रदायिक दंगे हैं उसके ऊपर आधारित है तमस उपन्यास की कथा वस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो यहाँ पे तमस आया है, बिल्कुल ठीक है। तमस किसका उपन्यास है? तो ये है आपका भीष्म साहनी जी का, और ये सन 1973 का। देखिए यहाँ पे जो उपन्यास आए हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तमस है ये भारत पाक विभाजन पर जो हिंसा व घृणा है उसकी सांप्रदायिक जो विभीषिका है उसका चित्रण किया गया। मैयादास की माड़ी सन 1988 का है, और इसमें क्या है, सन 1840 से लेकर जो 1860 तक पंजाब में जो राजनीतिक जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। जो पंजाब का राजनीतिक चित्रण है वो किसमें किया गया है? मैयादास की माड़ी सन 1988। बसंती कब का है? सन 1980 का है, और इसमें जो दिल्ली महानगर के अंतर्गत जो झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनका चित्रण किया गया। और झरोखे ये सन 1967 जिसमें मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसकी कहानी का चित्रण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99, तमस उपन्यास की भाषा कैसी है? आपसे पूछा गया जो तमस उपन्यास है उसकी भाषा कैसी है? तो हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी मिश्रित रूप में लिखी गई है तमस की भाषा। तमस उपन्यास में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो देखिए जो इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, तो वर्णनात्मक भी है, मनोविश्लेषणात्मक भी है और विशेषणात्मक भी है, ये सभी आएगा। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, जो राग दरबारी है इसके लिए सन 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये राग दरबारी सन 1968 का है। एक साल बाद ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था श्रीलाल शुक्ल जी को। किसके लिए? राग दरबारी उपन्यास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से जो कौन सा उपन्यास है वो व्यंग्यपरक उपन्यास है, तो वो है राग दरबारी। आपका बंटी मनु भंडारी जी का सन 1972 का है, राग दरबारी सन 1968 का है, और 69 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र गुप्त सन 1972, और मेला आंचल सन 1954 फणीश्वर नाथ रेड। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो देखिए जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें शिवपालगंज का वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला है राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा हुई है? देखिए जो राग दरबारी उपन्यास है इसमें किस जीवन की समीक्षा हुई, तो वो है ग्रामीण जीवन। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो भारत के गांवों में जन्मी जो विसंगतियां हैं उनको समेटने का प्रयास किया है। किसने? श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी उपन्यास में। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? वैद्य जी, बाबू रामाधीन, भिकम खेड़वी, रूपन, ये सभी। तो ये सभी आएगा। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोपती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो है कौन सा? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है, और इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। समय सरगम इनका 2000 का उपन्यास है, और जिंदगी नामा कब का है? सन 1979 का। और सूरजमुखी अंधेरे में कब का है? सन 1972, और दिलो दानिश ये सन 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास में किसका जीवंत चित्रण प्रस्तुत हुआ है? तो ये हुआ है किसका? पंजाब अंचल के लोगों का। ठीक है, जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में कौन है? तो शाह जी का परिवार। ठीक है, जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसमें किसका क्या केंद्र है? तो शाह जी का परिवार। जिंदगी नामा उपन्यास में प्रकाश डाला गया है मानव संबंधों और रिश्तों का, भाई बहन का, साहूकार किसान का, ये सभी आएगा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी। कब का है? सन 1972 का है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मनु भंडारी के उपन्यास का है? शकुन, अजय, फूफी, ये सभी। तो डी आंसर आपका ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास में फूफी को किस रूप में चित्रित किया गया है? बंटी की माँ के रूप में? नहीं। बंटी की दूसरी माँ? नहीं। शकुन की सेविका और संरक्षिका के रूप में संरक्षिका के रूप में चित्रित किया गया किसको? फूफी को। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अशिक्षित है? तो वो है फूफी। अगला है, आपका बंटी उपन्यास के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? खंडित जो माता पिता हैं उनके बच्चों की दयनीय स्थिति को दर्शाना चाहती है। ज्ञानो जगदीश चंद्र गुप्त के किस उपन्यास के पात्र है? तो वो है धरती धन्ना अपना। ठीक है। यादों का पहाड़ इनका सन 1966 का है। आधा पुल सन 1973 का है। मुट्ठी भर कांकर ये सन 1976 है और धरती धन्ना अपना सन 1972 है। ठीक है। किसके उपन्यासों का आधार भारतीय समाज और सर्वाधिक उत्पीड़ित दलित मजदूर वर्ग हैं? तो वो हैं कौन? जगदीश चंद्र गुप्त जी। ठीक है। जगदीश चंद्र गुप्त ने किस समस्या को हमारे समक्ष रखा है? उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, बिल्कुल ठीक है। राजनेता से लेकर निरीह जनता तक, ठीक है। ब्राह्मण से लेकर क्षुद्र तक, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगा आपका आंसर। ठीक है। धरती धन्ना अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? तो देखिए जो धरती धन्ना अपना इसमें किसको चित्रित किया गया? तो यहाँ पे चमार जाति के शोषण की त्रासदी को चित्रित किया गया। चमादड़ी में किस प्रकार का साम्राज्य था? अभाव का, दरिद्रता, अंधविश्वास, अशिक्षा और असुरक्षा, ये सभी आएगा। चमादड़ी किसको कहा जा गया है? इसमें चमारों की बस्ती को। ठीक है। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र के उपन्यास के पात्र कौन हैं? ठाकुर, साहूकार, पुरोहित, ये सभी आएगा। ठीक है। अगला है, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, इस कथन का पात्र कौन है? पूछा गया आपसे, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, ये इस कथन का पात्र कौन है? तो मेहता जी हैं। ठीक है। किससे संबंधित है ये? गोदान प्रेमचंद जी से संबंधित है। अगला है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है। उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह है मिर्जा खुर्शीद का। ठीक है। किसका है? मिर्जा खुर्शीद का। अगला है, सलीम प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? तो सलीम है ये प्रेमचंद जी के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। कर्मभूमि सन 1932 का उपन्यास है और इसमें क्या है? इसमें हिंदू समाज के अंतर्गत जो हरिजन है उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। किसमें? कर्मभूमि में। प्रेमाश्रम ये कब का है? सन 1922। और इसमें क्या दिया गया? इसमें कृषक जीवन से जुड़ी समस्याएं इसमें दी गई। सेवा सदन इसमें जो विवाह है उससे जुड़ी समस्याएं दी गई हैं, सन 1918 का है। और प्रतिज्ञा है इसमें क्या है? तो प्रतिज्ञा है इसमें विधवा विवाह से संबंधित है और प्रतिज्ञा सन 1927 का। देखिए अगला क्वेश्चन, कालिंदी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक नहीं आएगा, किस उपन्यास की पात्र है? यहाँ पे उपन्यास दिए गए हैं। ठीक है। कालिंदी जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास की पात्र है? कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी। तो आएगा इरावती, जो इनका अधूरा है। कंकाल सन 1929 का है और इसमें अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है, जबकि तितली है ये सन 1934 और इसमें क्या है? इसमें ग्रामीण कृषक जीवन की और भारतीय नारी का चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन, मंगला अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र है? तो देखिए जो मंगला है वो महाकाल की पात्र है। और किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं ये सभी। बूंद और समुद्र इनका सन 1956 का है। शतरंज की मोहरें सन 1959 का है। और आपका अमृत और विष सन 1966 है। महाकाल 1947 है। सावित्री विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास के पात्र है? तो जो सावित्री है ये विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक के माँ उपन्यास की पात्र है। ठीक है। किसकी? माँ उपन्यास की पात्र है। 1929 का है माँ उपन्यास। और जो भिखारिणी है ये भी सन 1929 का है। और किसका है ये? विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का है। ठीक है। और जो झांसी की रानी है ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। और कब का है? सन 1946 का है। ठीक है। अगला है, गुल मोहम्मद वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वो हैं गुल मोहम्मद, ये झांसी की रानी के पात्र हैं। ठीक है। झांसी की रानी, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के।
देखिए, जो झांसी की रानी है ये सन 1946 का है, गढ़कुंडार सन 1929 है और मृगनयनी सन 1950 है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्र कौन हैं? देखिए, महामाया है, भद्रकाली और मृणाल, तो ये सभी आएगा। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं कितने? 4, जो काफ़ी बार कर्म लगाओ में पूछे जाते हैं। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारों चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अज्ञे के उपन्यास का है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है जो अज्ञे के उपन्यास का है, तो ये है कमला, चिदानंद, हरीश और शारदा, तो ये है शारदा। और किसका है ये? शेखर एक जीवनी उपन्यास का पात्र है कौन? शारदा। निम्नलिखित में से यशपाल के उपन्यासों के पात्र हैं राजाराम, रतन प्रभा, पृथुसेन और उपरोक्त सभी, तो ये सभी आएगा। देखिए, यशपाल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, वतन और देश 1958, देश का भविष्य 1960। अगला है डॉक्टर भटनागर निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वो हैं किसके? तो वो हैं कल्याणी के पात्र। देखिए, डॉक्टर भटनागर हैं वो किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं कल्याणी। ये जो कल्याणी, परख, विवर्त, सुनीता, ये सभी उपन्यास किसके हैं? जैनेंद्र साहब के हैं। कल्याणी कब का है? सन 1939 का है। परख कब का है? सन 1929। सुनीता है 1935 और विवर्त है सन 1953। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंगला देवी फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास के पात्र है? तो देखिए, ये है मैला आंचल की। किसकी है? मैला आंचल। ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये हैं फणीश्वरनाथ रेणु के। मैला आंचल सन 1954 है, प्रति परिकथा सन 1957 है और पलटू बाबू रोड सन 1979 है। शकुन मनु भंडारी के किस उपन्यास के पात्र है? तो वो है आपका बंटी। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? मनु भंडारी के। आपका बंटी सन 1972, महाभोज 1979 और 1 इंच मुस्कान इनके पति राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के द्वारा रचित है। ये संयुक्त रूप से सन 1963 का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। क्या विचार करना है? शेखर एक जीवनी पूर्वद्युक्ति मतलब फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, इस उपन्यास की कथा वस्तु विश्रृंखलित है। बिल्कुल ठीक है। उपन्यास में शेखर की मनोग्रंथियों का विश्लेषण किया गया है। ये भी बिल्कुल ठीक है। इस उपन्यास की भाषा प्रतीकात्मक है, तो ये भी ठीक है। आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से सही कथन आपको बताना है, तो आपका आंसर आएगा सी 1, 2, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है, तो कथन ये ठीक है। आगे ने अहम भाव, भय और काम भावना का चित्रण उपन्यास में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल ठीक है। इस उपन्यास की भाषा संस्कृत निष्ठ और क्लिष्ट है। देखिए, ये गलत है। आगे ने इस उपन्यास के पात्रों में चरित्रांकन में कल्पना का सहारा लिया गया, ये भी गलत है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है आपका 3 और 4। तो देखिए, 3 और 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो सी ऑप्शन में आ रहा है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं? तो वो है सुचरिता, महामाया, कृष्णवर्धन, चंद्रमणि। तो देखिए, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2 और 3। चंद्रमणि इसके पात्र नहीं आएंगे। ठीक है, सुचरिता है, महामाया है और कृष्णवर्धन। झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है। डॉक्टर प्राण, शीला, सोमनाथ और असद। तो कौन नहीं है? डॉक्टर प्राण और कौन नहीं है? असद ने, जबकि शीला और आसोपा इसके पात्र हैं। तो आंसर आएगा 1 और 4। आपसे पूछा है नहीं। अगला है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। देखिए, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, वैसे ही हम उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी का। अगला क्वेश्चन है,
प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज रहे हैं। प्रेमचंद जी के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या है? प्रेमचंद जी हैं वो शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित जो कृषक हैं उनकी आवाज बनते रहे हैं। ये प्रेमचंद जी के संबंध में कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। प्रेमचंद के संबंध में ये कथन किसका है? देखिए प्रेमचंद है वो पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार रहे हैं। प्रेमचंद के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये है शिवदान सिंह चौहान जी का। किसका कथन है? शिवदान सिंह चौहान जी का। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। क्या है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद जी ने घुला मिला दिया है। गोदान के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये है बच्चन सिंह जी का। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए कायाकल्प कब का है? सन 1926 का, गबन 1931, गोदान 1936 और प्रेमाश्रम है 1922। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका प्रेमाश्रम, कायाकल्प। प्रेमाश्रम देखिए 1922, कायाकल्प 1926, गबन 1931 और गोदान 1936। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना। देखिए कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद, सन 1929 का है। तितली ये भी जयशंकर प्रसाद का है और कब का है? सन 1934 का है। सुनीता किसका है? जैनेन्द्र जी का है और ये कब का है? तो सन 1935 का है। और त्यागपत्र इनका सन 1937 का है और यही आंसर आएगा। और ये त्यागपत्र भी जैनेन्द्र जी का है। ए आंसर बिल्कुल ठीक है। कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद, सुनीता और त्यागपत्र ये जैनेन्द्र जी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए अप्सरा इनका सन 1931, अलका 1933 और प्रभावती सन 1936, निरुपमा 1936। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर अप्सरा सबसे पहले यहीं आ रहा है 1931। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार यशपाल जी के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। देखिए देशद्रोही कब का है? तो ये है देशद्रोही कब का है? सन 1943 का। पार्टी कॉमरेड कब का है? सन 1946। दादा कॉमरेड सन 1941 इनका। दिव्या 1946 है और झूठा सच कब का है? दिव्या 1945 है और झूठा सच इनका 58 और 60 का है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा सबसे पहले देशद्रोही, फिर दिव्या, फिर पार्टी कॉमरेड और झूठा सच। तो देखिए यहाँ पे पार्टी कॉमरेड सन 1946 आएगा। अगर यहाँ पे दादा कॉमरेड आता, एक मिनट हम देख लेते हैं, गलत नहीं करेंगे। पार्टी कॉमरेड या दादा कॉमरेड में मैं खुद कंफ्यूज हो रही होगी। एक मिनट। दादा कॉमरेड इनका सन 1941 का है और पार्टी कॉमरेड इनका सन 1946 का ही है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर दादा कॉमरेड आता तो ये ऑप्शन ठीक था ए का, लेकिन यहाँ पे पार्टी कॉमरेड आया तो ये ऑप्शन के हिसाब से गलत है। ये देखिए यहाँ पे पहले आएगा देशद्रोही। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। फिर आएगा उसके बाद में दिव्या। ठीक है, दिव्या। फिर आएगा पार्टी कॉमरेड और फिर आएगा आपका झूठा सच। ठीक है, ये ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। देखिए कब तक पुकारूं रांगे राघव का सन 1957 का है और ये किससे संबंधित था? तो ये था ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण। तो यहाँ पे आएगा 2। फिर है अपने खिलौने, ये किसका है? तो अपने खिलौने है किसका? भगवती चरण वर्मा का और ये दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन है इसमें और कब का है? सन 1957 का है। ठीक है। अगला है चोवर। चोवर नहीं है ये, देखिए चीवर है। ये क्या है? चीवर है ये और ये किसका है? रांगे राघव का सन 1951 का है। ठीक है, किसका है? रांगे राघव सन 1951। और इसमें क्या है? हर्षवर्धन और राजश्री हैं, उनके जीवन काल का चित्रण है इसमें। फिर है आखिरी दांव। तो आखिरी दांव में क्या आएगा? आखिरी दांव में आएगा, ये आखिरी दांव कब का है? तो ये सन 1950 का भगवती चरण वर्मा का है और इसमें क्या है? एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 1, 5 और 3। 2, 1, 5 और 3 आपके कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन 148, भूतनाथ ये किससे संबंधित है? तो भूतनाथ है, इसका वर्ण विषय है एक अत्यंत कुशल अय्यार भूतनाथ की रोचक कथा। और भूतनाथ किसका है? देवकीनंदन खत्री का। और 1907 से 1913 तक इसमें 6 भागों में प्रकाशित हुआ है। किसमें?
6 भागों में प्रकाशित हुआ है। भूतनाथ किसका है? देवकीनंदन खत्री का। अगला है भिखारिणी सन 1929 और किसका है ये है भिखारिणी किसका है? तो देखिए भिखारिणी है आपका विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का, ठीक है। और फिर उसके बाद में निर्मला, ये है प्रेमचंद जी का। इसमें क्या है? तो इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का चित्रण हुआ है। निर्मला कब का है? तो सन 1927 का। अगला है सोना और खून, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। किसका है? चतुरसेन शास्त्री का। कब का है? सन 1959 का। और इसमें क्या है? सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास का एक विशाल अंश प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 4, 5 और 2। 3, 4, 5 और 2 कहाँ पे है? 3, 4, 5 और 2 आपके बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, उपन्यास दिए गए हैं और पात्र। क्या आप उपन्यास किसका है? तो मनोहर श्याम जोशी का 2001 का है और इसके पात्र हैं कौन? हरकू, ठीक है। मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास है किसका? सुरेंद्र वर्मा जी का सन 1993 और ये इसके पात्र हैं कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। फिर उसके बाद में है एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला और ये 1967 और इसके पात्र कौन हैं? केवल। अगला है सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती सन 1952 और इसके पात्र हैं जमुना, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5, 4, 1 और 3। 5, 4, 1 और 3 कहाँ पे हैं? तो 5, 4, 1 और 3 आपके सी ऑप्शन में। अगला है पात्र दिए गए हैं और उपन्यास। देखिए फुलगोनिया पात्र किसकी है? तो ये है देहाती दुनिया, और जो देहाती दुनिया है ये उपन्यास है शिवपूजन सहाय सन 1927 का, ठीक है। उसके बाद में है जूही। जूही है झांसी की, देखिए जूही है वो किसकी है? झांसी की रानी, और झांसी की रानी है वृंदावन लाल वर्मा का सन 1946 का उपन्यास। अगला है ताई। ताई किसका है? तो ताई है बूंद और समुद्र, और ये किसका है? बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी का है सन 1956 का। आगे है मृणाल, और मृणाल किसका है? पुनर्नवा की पात्र, ठीक है। मृणाल पात्र किसकी है? पुनर्नवा की, और पुनर्नवा है ये हमने आपको काफ़ी बार बताया सन 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और कंकाल उपन्यास है ये किसका है? तो ये सन 1929 का जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, जिसमें अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 कहाँ पे है? तो देखिए 3, 4, 1 और 2 आपके बी ऑप्शन में। देखिए इस क्लास में हमने आपको 150 क्वेश्चन करवा दिए उपन्यास से संबंधित, ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।